हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग की क्लास करवा रहा हूँ, जिसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है और ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, उसकी चिंता मत करना आप लोग। और इसके अलावा मैं डेली एमसीक्यू करवाऊँगा आपको। एमसीक्यू और डेली रहेंगी आपकी 20 एमसीक्यू तो डेली रहेंगी, वो भी मॉर्निंग में मैं सारी एमसीक्यू कराऊंगा सिर्फ। और जो क्लास रहेगी वो नाइट में 8 या 9 बजे तक अपलोड कर दूंगा। मैं हाइड्रोलिक्स की जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, जिसकी भी थ्योरी पढ़ाऊंगा, वो रात में, और ये जो एमसीक्यू है वो मॉर्निंग में रहेगी डेली। तो दोस्तों, ये मैं आज जो एमसीक्यू लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदा अभियांत्रिकी। इसका चैप्टर 1 है। इसकी बहुत सारी एमसीक्यू हैं, लेकिन मैं इनको पार्ट में कराऊंगा, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, जितनी भी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में जो आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, या जो भी जितने भी एग्ज़ाम में आती रहती हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, यही एमसीक्यू है मेरी। ये चैप्टर 1 है। मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो, दिक्कत भी ना हो कोई। तो ये आज पहली एमसीक्यू की क्लास है और पहला चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का। तो दोस्तों, बने रहिए। अगर जो हम मेरे चैनल पे भूले भटके कहीं से आ भी गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल वाला बटन रहता है उसको दबा लें। फ्री में रहता है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें। और दोस्तों, इसके बाद मैं एमसीक्यू ये सारा जो पहले सॉइल मैकेनिक्स की जितनी भी चैप्टर हैं उनकी सारी एमसीक्यू मैं करा दूंगा, एक एक करके, ऐसे ही पार्ट में। लेकिन डेली सिर्फ 20 या 20 ही एमसीक्यू कराऊंगा डेली, ताकि आपको भी समझ में आए, ऊपर से ना निकले। और इसका मैंने चैप्टर 1 भी करा दिया है सॉइल मैकेनिक्स का, जिसकी मैं ये एमसीक्यू करा रहा हूँ। तो मैं लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वो क्लास देख लेना, फिर ये एमसीक्यू करना, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही समझ में आए। तो चलिए, बिना देरी किए हुए चालू करते हैं इस क्लास को। पार्ट 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं क्या होता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। बालू कण बने होते हैं। तो बालू कण किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन ए है केओलोनाइट, ऑप्शन बी है इलाइट, ऑप्शन सी है मोंट मोरी लोनाइट, और ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज। तो जो बालू के कण बने होते हैं वो क्वार्ट्ज के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में यहाँ पे मैंने लिखा है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके बारे में डिटेल में भी लिख लूँगा, तो उसकी भी चिंता मत करिए। बालू सिलिका के छोटे कणों के रूप में होता है, या बालू पत्थर सैंड स्टोन, जिसको बालू पत्थर को इंग्लिश में सैंड स्टोन बोलते हैं, के पानी की क्रिया द्वारा विघटित होने पर बनता है। तो जो बालू पत्थर है उसका जो पानी के साथ क्रिया जब होती है तो ये विघटित होने पर ये बनता है। बालू में सुगठिता तथा संसंजन का गुण नहीं होता। जो बालू होता है उसमें सुगठिता या संसंजन का गुण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बालू का आंतरिक घर्षण बहुत अधिक होता है। जो बालू का आंतरिक घर्षण होता है, इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है, वो बहुत अधिक होता है। बालू का कण क्वार्ट्ज के बने होते हैं। जो बालू के कण होते हैं, यहाँ पे के होगा, बालू के कण क्वार्ट्ज के बने होते हैं। बालू का जो माप होता है वो 0.06 mm से 2 mm के मध्य होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं बालू के बारे में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे ना पूछ के ये भी पूछ लेता है कि बालू के कणों का माप बताइए, या फिर ये पूछ लेता है बालू में सुगठिता या संसंजन का गुण होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बल के कारण मृदा के कण बंधे होते हैं? तो इसमें यह पूछा है कि कौन से बल के कारण जो मृदा के कण होते हैं वो बंधे होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वॉन्डरवॉल्स। ये एक बल होता है, एक फोर्स होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, ठीक। और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल, जिसको आप केंद्रीय बल बोलते हैं। तीसरा है ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण, और चौथा है फ्रिक्शनल या घर्षण। तो दोस्तों, जो
ये मृदा के कण जो बंधे होते हैं किस बल के कारण बंधे होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वंडर वॉल जो वॉल्स जो होता है फोर्स, इनकी वजह से जो मृदा के कण बंधे होते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सॉइल इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय द, मिट्टी कैसे बनती है? तो मिट्टी कैसे बनती है आइए देखते हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं। एक है ऑप्शन नंबर ए है चट्टानों के अपक्षय से, ऑप्शन नंबर बी है सतही अपक्षय से, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन है। तो चट्टान जो मेनली बनते हैं वो बनते हैं चट्टानों के अपक्षय से। ठीक, मैंने क्लास करवाई, उसमें मैंने बताया है कि चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। चलिए यहाँ भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे मैं चट्टान लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक चक्र चलता है यहाँ से, तो सबसे पहले इसका अपक्षय होता है, यही अपक्षय होता है चट्टानों का। यहाँ पे अपक्षय के बाद इसका परिवहन होता है, ट्रांसपोरेशन होता है। ट्रांसपोरेशन कैसे होता है, जैसे अब बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो इस वजह से जो वो मृदा होती है वो बह के यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। या फिर जब जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो जब पिघलती है तो अपने साथ में मृदा कुछ ना कुछ मृदा लेके चली जाती है, तो वही ट्रांसपोरेशन हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में इसका होता है निक्षेपण। निक्षेपण के बाद होता है इसका अभिस्थान, या अपहीवल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अभिस्थान को। ठीक, फिर ये चट्टानों में फिर यही क्रिया होती रहती है। ठीक, तो ये होता है जो मिट्टी बनती है वो चट्टानों के अपक्षय से बनती है। आपको ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी जेईई में आ चुका है, यूपी पीसीएल में 2 बार आ चुका है, 15 और 2018 में, और ये आ चुका है यूपी जल निगम में। ये 3 जगह ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीलापन रंगत वाली महीन कणों वाली जो मृदा होती है, जिसका जो आकार होता है 0.01 mm टू 0.05 mm, क्ले के कणों से मिश्रित पवन द्वारा प्रवाहित मृदा कहलाती है। तो इसमें पूछा है जो पीलापन रंगत वाली जो महीन कणों वाली मृदा होती है, क्ले होती है सॉरी, वो पवन द्वारा प्रवाहित मृदा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है उपवहन मृदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट। दूसरा है जलोढ़ मृदा, जिसको बोलते हैं अलूवियल सॉइल। और तीसरा है ऑप्शन नंबर सी है वायोड़ मृदा, और ऑप्शन नंबर डी है पवनोड़ मृदा, लोसेस जिसको बोलते हैं, लोएस बोलते हैं जिसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनोड़ मृदा, क्योंकि ये पवन द्वारा प्रवाहित की जाती है, तो इसको बोलते हैं पवनोड़ मृदा, या लोसेस बोलते हैं इसको, लोइस बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जलोढ़ मृदा प्रवहन की गई है। अब जलोढ़ में क्या होता है, जलोढ़ जहाँ पे लिखा हो, हिंदी में जलोढ़ लिखा हो या इंग्लिश में ये लिखा अलूवियल सॉइल, तो ये जो जलोढ़ होता है, जहाँ पे जल आए तो समझ लो ये जल से परिवहन की जाती है। परिवहन मतलब जल द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ये है बर्फ द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। वायु द्वारा जो होती है उसको वायुड़ मृदा बोलते हैं। सी होगा ऑप्शन नंबर जल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल या वाटर। ये ऑप्शन नंबर डी, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जो हिमानी मृदा होती है वो किसके परिवहन से आती है? तो हिमानी मृदा जो है कैसे बनती है ये देखते हैं। इसमें ये है सागर के पानी में जमा हुआ, तो ये तो नहीं होगा। झील के तली में जमा हुआ, तो झील वाली तो मृदा नहीं होगी ये। गतिशील द्वारा स्थानांतरित, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो हिमानी मृदा होती है तो वो क्या होती है, जब हिमानी मृदा वो होती है जब बर्फ़ पिघलती है, तो बर्फ़ के साथ में वो मृदा जो साथ में आती है वही हिमानी मृदा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें से कोई नहीं है। अगर यहाँ पे
बर्फ़ वाला ऑप्शन होता तो वो बर्फ़ हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आइए देख लेते हैं हिमानी मृदा क्या होती है। बर्फ़ या बर्फ़ के चट्टान द्वारा लाए गए अवक्षेप के जमाव से बनने वाली मृदा जो है वो हिमानी या ग्लेशियल सॉइल कहलाती है, ठीक। तो आपको याद रखना है कि हिमानी मृदा कैसे आती है, बर्फ़ के चट्टान द्वारा लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मृतिका सामान्यता होती है। क्लेज जनरली क्या होती है, मृतिका सामान्यता क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ससंजक, ऑप्शन नंबर बी है पारिगम, ऑप्शन नंबर सी है बड़े आकार के कणों से युक्त, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मृतिका होती है वो ससंजक होती है, कोइजी होती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्या होता है। मृदा सामान्यता ससंजक होती है, आपको ये याद रखना है, जो मृदा होती है, सॉइल होती है, वो ससंजक होती है। इन मृदाओं के कण परस्पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो इनके कण हैं, मृदा के जो कण हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं या बंधे रहते हैं। इस कारण ससंजक मृदा को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आपस में बंधे रहते हैं तो इनको आसानी से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। ये मृदाएं सुगठ्य होती हैं तथा इनकी उत्पत्ति रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है वो रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप होती हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है मृदा की, आपको याद रखना है कि रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप होती हैं, जब रासायनिक अपक्षय इनका होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बलुआ दलदल क्विक सैंड है। बलुआ दलदल क्या है, मतलब क्विक सैंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बलुआ दलदल को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है एक प्रकार की रेत, ये नहीं है। ससंजनहीन मृदा, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ससंजन मृदा में होने वाली बहाव की स्थिति, ये भी नहीं है। ससंजनहीन मृदा में होने वाली बहाव की स्थिति, जो बलुआ दलदल होती है वो ससंजन रहित होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए, क्विक सैंड कंडीशन क्या होती है। यह कोई बालू का प्रकार नहीं, जल की एक प्रवाह दशा होती है। या कोई जो बलुआ दलदल ज़मीन आपने देखा होगा, गांव में रहते होंगे, जो तराई क्षेत्र में रहते हैं उनको पता होगा कि दलदल ज़मीन क्या होती है। तो ये कोई बालू नहीं होती है, यह जल की एक प्रवाह दशा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है जलवाही स्तर, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रावी जल रोधी स्तर, ऑप्शन नंबर सी है जलावरोधी स्तर, ऑप्शन नंबर डी है जल वर्जित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलावरोधी स्तर, ठीक। अब यहाँ पे चिकनी मिट्टी का पूछा है, आइए देख लेते हैं कि और जो मिट्टी होती है, रेत हो गई और जो बालू होती है, उनका क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अब यहाँ पे देखिए बालू जो सैंड का होता है वह सतही जलवाही स्तर होता है। इसका जो स्तर होता है सतही, वो इसका जो सतह होता है वो जलवाही स्तर होता है। जो बलुई चिकनी मिट्टी होती है, इसका जो मिट्टी की जो सतह होती है वो स्त्रावित जल रोधी स्तर का होता है, बलुई चिकनी मिट्टी का। और बालू का होता है सतह जलवाही स्तर, ठीक। और चिकनी मिट्टी सतह का जलावरोधी स्तर का बना होता है। तो यही पूछा है कि चिकनी मिट्टी किसका बना होता है, चिकनी मिट्टी किसका उदाहरण है, सॉरी। तो आपको ये याद रखना है, जो चिकनी मिट्टी है वो जलावरोधी स्तर का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आर्द्रीकरण होने पर ससंजनी मृदाएं, आर्द्रीकरण मतलब होता है नमी, नमी होने पर जो ससंजनी मृदाएं वो क्या करती हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है पारगम्यता कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर 2 अपरूपण सामर्थ्य बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यास्थता कम हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी है अपना अपरूपण सामर्थ्य कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है जब मृदा में नमी आ जाती है आर्द्रीकरण होने पर, जो ससंजनी मृदाएं होती हैं वो अपना अपरूपण सामर्थ्य कम कर देती हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की सुगठिता को बढ़ते क्रम को प्रस्तुत करता है। तो इसमें ये पूछा है
कि सुगठिता को उसके बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन सी मृदा होती हैं जो सुगठिता के उसके बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 1 है केओलिनाइट है, फिर सिलिका है, फिर है मोंट मारिलोनाइट है, फिर इलाइट है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ये हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी है केओलिनाइट, ऑप्शन सेकेंड है सिलिका, फिर इलाइट, फिर है मोंट मारिलोनाइट। ऑप्शन नंबर सी है सिलिका, केओलोनाइट, इलाइट और मोंट मारिलोनाइट। ऑप्शन नंबर डी है सिलिका, केओलिनाइट, मोंट मारिलोनाइट या इलाइट। तो इसका पूछा है कि सुगठिता के उसके बढ़ते हुए क्रम में इसको रखना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर सुगठिता के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा सुगठ्य होती है सिलिका। ठीक, तो सबसे पहले आ जाएगी सिलिका। फिर उसके बाद आता है केलोनाइट। ठीक, तो इसके बाद में आ जाएगा केलोनाइट। फिर इसके बाद में आता है इलाइट सुगठिता के आधार पर। फिर लास्ट में आता है मोंट मारिलोनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका घटते क्रम में पूछे तो ये मोंट मारिलोनाइट जो है ये पहले आ जाएगा, फिर इलाइट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये सिलिका हो जाएगी सबसे लास्ट में। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि कैसे सुगठिता के बढ़ते क्रम में कैसे करना है और घटते क्रम में कैसे लिखना है। ये UPPCL JEE 2015 का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड लेके आया हूँ और पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई लोग ढूंढ के लाए हो। तो मेरे मेहनत को लाइक करना। ऐसे ही रोज़ मैं डेली आपको MCQ 20 देता रहूँगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में से किस मिट्टी में सबसे महीन कण होते हैं? तो इनमें ये पहला है सिल्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं गाद। बी है चिकनी मिट्टी, क्ले जिसको बोलते हैं। सी है रेत, या ऑप्शन नंबर डी है फाइंड सैंड, महीन रेत। तो इसमें पूछा है किस मिट्टी में सबसे महीन कण होते हैं। तो सबसे महीन कण गाद में तो नहीं होते हैं, चिकनी मिट्टी में सबसे महीन कण होते हैं, रेत में तो कण होते हैं, लेकिन उनको जब उंगली पे लेते हैं तो उसमें वो कुछ दरदरी टाइप की होती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी को जब उंगली के बीच में दबाते हैं तो उसको रगड़ते हैं दो उंगलियों के बीच में, तो वो उसमें जो है कण नहीं मिलते हैं। तो इसमें सबसे महीन कण होते हैं चिकनी मिट्टी के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। केशिका क्रिया से प्रवाहित मृदा के हिस्से को डैश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए केशिका फ्रिंज, ऑप्शन नंबर बी है केशिका जोन, ऑप्शन नंबर सी है केशिका फ्रिंज अथवा केशिका जोन, या ऑप्शन नंबर डी है ना तो केशिका फ्रिंज और ना ही केशिका जोन या क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो केशिका क्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को केशिका फ्रिंज या केशिका जोन कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है थोड़ा डिटेल में। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, जैसे कांच की नली में द्रव डालते हैं तो वो कांच पूरी भिगो देता है, वह केश नली में ऊपर चढ़ता है। जो कांच को भिगो देता है वो केश नली में ऊपर चढ़ता है, जो कांच को नहीं भिगो पाता है वह नीचे उतर जाता है। केशिका क्रिया से प्रवाहित मृदा के हिस्से को केशिका फ्रिंज या केशिका जोन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। केशिका वृद्धि का परिमाप किसमें अधिक है? मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन। ठीक, तो इसका राइट क्वेश्चन ऑप्शन ए हो गाद है, सिल्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा है रेत, तीसरा है मिट्टी और चौथा बजरी। तो जो क्ले होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। केशिका वृद्धि का परिमाप मृतिका में सबसे अधिक होता है। जो केशिका वृद्धि का परिमाप है वो मृतिका में सबसे अधिक होता है, क्ले में सबसे अधिक होता है। इसी वजह से गीली अवस्था में शीघ्र वो कठोर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्ले। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। केशिका क्रिया कारण है। केशिका क्रिया किस कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर ए असंजन
ऑप्शन नंबर बी है ससंजक, ऑप्शन नंबर सी असंजन एवं ससंजक दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है ना तो असंजन ना ही ससंजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंजन और ससंजन दोनों ही। तो इसमें देखते हैं केशिका नली में द्रव को ऊपर चढ़ाने की या नीचे उतारने की प्रक्रिया को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व क्या होता है? जब केशिका नली जो होती है उसमें द्रव को ऊपर चढ़ाते हैं और नीचे उतारते हैं, इसी क्रिया को हम केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व नली जितनी पतली होगी द्रव उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ता है। अब केशिकत्व नली जितनी मोटी होगी उसमें द्रव कम ऊपर चढ़ेगा, और जितनी पतली बनाएंगे, ये सारा मैं हाइड्रोलिक्स में आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इनमें से कौन एक व्यवहारिक रूप से अपारगम्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है बजरी, ऑप्शन नंबर बी है रेत का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी है स्थूल रेत, या ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी या क्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, क्ले। ये जो मिट्टी या क्ले होती है ये अपारगम्य होती है। ठीक, इसमें देख लेते हैं इनका क्या होता है। मृतिका के जो कणों का आकार होता है 0.002 mm से कम होता है, 0.002 mm से कम, या 20 माइक्रोन से कम होता है। ये दोनों आपको याद रखना है कि जो मृतिका के कणों का साइज है ये बहुत पूछता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। इनमें ससंजकता व सुगठिता का गुण प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक, किंतु इसकी पारगम्यता गुणांक का मान जो है 1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये लगभग जो है अपारगम्य होती है। इसका जो मान होता है ये पारगम्यता गुणांक का मान, ये बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको अपारगम्य मान लेते हैं। मान क्या लेते होती ही है, चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा यह निर्मित होती है। मैंने आपको बताया कि मृतिका जो है चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सिलिका की अधिकता भूमि कणों के बीच संसक्ति को डैश है, मतलब बढ़ाता है घटाता है, क्या है? सिलिका की अधिकता भूमि कणों के बीच संसक्ति को, ऑप्शन नंबर है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, धीरे धीरे बढ़ा देता है, या ऑप्शन नंबर सी है प्रवाहित नहीं करता है, या ऑप्शन नंबर डी है नष्ट कर देता है। तो सिलिका की अधिकता पर भूमि कणों के बीच जो संसक्ति है वो नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाती है, नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ कुछ डिटेल में लिखा है। सिलिका के कणों में सुगठिता का गुण बहुत कम होता है, अतः ये असंजक होते हैं। शुष्क सिल्क का ढेला जो है वो भंगुर होता है तथा उंगलियों के बल से बारीक किया जा सकता है। यह जल निकास के लिए अधिक अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसकी अधिकता से भूमि कणों के बीच ससंजकता को समाप्त कर देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसकी अधिकता से भूमि कणों के बीच संयोजकता को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ऐसी मृदा जिसमें काओलीमाइट होता है, ऐसी मृदा जिसमें काओलीमाइट होता है उसका एक्टिविटी मान डैश डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2 या 0.4 या 0.8। तो ऐसी मृदा जिसमें काओलीमाइट होता है उसका एक्टिविटी जो मान होता है 0.4 होता है, आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसी मृदा जिसमें काओलिनाइट होता है उसकी सक्रियता का मान जो होता है 0.4 होता है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण क्रिया के द्वारा होता है तथा यह पानी के संपर्क में आते ही अपनी सामर्थ्य खो देती है। तो आपको याद रखना है ये भी कि यह अपनी पानी के संपर्क में आने पर अपनी सामर्थ्य खो देता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निर्माण की वैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा को वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है परिपक्व मृदा, जलोढ़ मृदा, युवा मृदा या जीर्ण मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। भूवैज्ञानिक मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा।
या देखिए, यह मृदा पानी के साथ प्रवाहित होने वाली बालू सिल्ट मृतिका के जमाव के कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बारीक कणों की ससंजक मृदा के लिए निम्नलिखित विधि प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए खाई एवं कुंड, ऑप्शन नंबर बी है उथला कुआं प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है गहरा कुआं प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है विद्युतीय परासरण। तो दोस्तों मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे टॉप 20 MCQ कंप्लीट होते हैं आज के। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे कहीं भूले भटके आ गए हो, नए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वो लाल वाली बटन जो नहीं होती है उसको दबा देना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले। यहाँ MCQ क्लास डेली होगी, टॉप 20 MCQ क्लास डेली आएंगी। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।